Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 9th economics chapter 2 and the name of the chapter is people as resource. So let's proceed. तो इस चैप्टर में बेसिकली आप ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हो। आप देखने वाले हो कि पीपुल एक रिसोर्स है, ह्यूमन एक रिसोर्स है। जब आपने लास्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ पालमपुर पढ़ा था तब आपने देखा था कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो उस 4 फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि वो ही बाकी के रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन करता है। तो उसी 4th रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? तो जब किसी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, किसी आदमी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन या इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्किल डेवलपमेंट बाय गिविंग हिम ट्रेनिंग या फिर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ उनका हेल्थ केयर करके, तो जब इस तरह से इन्वेस्टमेंट उसके हेल्थ पे, उस इंसान के एजुकेशन में, उस इंसान के स्किल डेवलपमेंट में आप करते हो किसी इंसान के, तो वो इंसान डेवलप होके एक रिसोर्स, एक कैपिटल बन जाता है और उसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स एक तरह से कंट्री के लिए एसेट होता है, वो कंट्री की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होता है। और ये जो ह्यूमन कैपिटल है, जब वो ह्यूमन एजुकेशन पाके, स्किल का ट्रेनिंग पाके और हेल्थ डेवलप करके रिसोर्स बन जाता है, तो वो अपनी स्किल और एबिलिटी के हिसाब से कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है और किसी भी कंट्री को डेवलप करने में उस कंट्री का ह्यूमन कैपिटल का सबसे बड़ा हाथ होता है। कई इवेंट आप देख सकते हो हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में जो दिखाता है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ये जो आईटी रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हुआ, ये सारे रेवोल्यूशन बिकॉज ऑफ ह्यूमन ही हुए हैं। साथ में आप एक कंट्री का भी एग्जाम्पल ले लो, जापान। जापान एक छोटी सी कंट्री है जिसमें कई बार नेचुरल कैलामिटीज आती रहती है। कई प्रॉब्लम्स का सामना जापान ने पास्ट में किया है। जापान में उतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, मिनरल रिसोर्सेस भी हमारे कंट्री के हिसाब से बहुत कम है। ज्योग्राफिकली भी वो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, मगर वहाँ का ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा डेवलप है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनके स्किल डेवलपमेंट में, उनके हेल्थ में और उनके एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है और इसीलिए वहाँ का जो ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है और वो कंट्री का डेवलपमेंट करता है। जापान जैसी छोटी कंट्री जो रिसोर्सेस के मामले में बहुत कम है, जिसके पास ज्योग्राफिकल एरिया भी उतना बड़ा नहीं है, आज वो डेवलप कंट्री के नाम से जानी जाती है। तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये एग्जाम्पल ऑफ कंट्री, ये एग्जाम्पल ऑफ वेरियस इवेंट प्रूव करता है कि ह्यूमन रिसोर्स ही कंट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। अब हम देखते हैं पेरेंट्स के बारे में। देखो, पेरेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एडुकेटेड पेरेंट और एक होते हैं आपके डिसएडवांटेज पेरेंट। तो जो एडुकेटेड पेरेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंट है, हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंट है, स्किल ट्रेनिंग का क्या इम्पोर्टेंट है और हाइजीन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारे इम्पोर्टेंस को वो समझते हैं और वही चीज वो अपने बच्चों को देते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों के हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं और बच्चों को वो पेरेंट्स ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पर दूसरी तरफ होते हैं डिसएडवांटेज पेरेंट। तो ये तो ना तो अवेयर होते हैं, ना वो इनको इम्पोर्टेंस पता है एजुकेशन और हेल्थ का, और ना ही वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं।
वो खुद ही गरीब होते हैं। एक तो उनके पास पैसा नहीं होता इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने का, और दूसरी तरफ वो इन सब चीजों के इम्पोर्टेंस को समझते भी नहीं। तो ये होते हैं डिसएडवांटेज पेरेंट्स। तो ना वो इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं और ना वो ये क्वालिटी अपने बच्चों में इंस्टिल करते हैं। तो ये क्वालिटी उनके बच्चों में भी नहीं आता और वो ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो पाता, बल्कि एक विशियस सर्किल में ट्रैप हो जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे भी फिर वैसे ही होते हैं और वो फिर अपने बच्चों को भी ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं करते। तो ये एक विशियस सर्किल इनके लाइफ में चलता रहता है। तो अगर एडुकेटेड पेरेंट है तो वो जरूर अपने बच्चों को एक ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर देगा, मगर अगर एक डिसएडवांटेज पेरेंट है जो इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझता, वो डेफिनेटली इस पे इन्वेस्ट नहीं करेगा और उनका जो बच्चे हैं वो एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हमारे कंट्री में होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कहते हैं जो नेशनल इनकम में कुछ वैल्यू ऐड करती है, जिसके थ्रू हम सैलरी या प्रॉफिट कमाते हैं और जो बिल्कुल ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अपोजिट होती है। ये 3 टाइप्स की होती है। जो सबसे पहला है वो है प्राइमरी एक्टिविटी, जो नेचर से रिलेटेड होती है और नेचुरल रिसोर्स को यूज करके प्रोडक्शन करती है, जैसे एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। सेकेंड आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी होती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का काम करती है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन वर्क आपका सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आता है। थर्ड आपका टेरिशरी एक्टिविटी होता है जिसे आप सर्विस सेक्टर भी कहते हो। ये वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे आपका डॉक्टर का सर्विस या फिर आपके टीचर का सर्विस या लॉयर का सर्विस। तो इस तरह के वेरियस सर्विस आपका टेरिशरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो ये 3 तरह की एक्टिविटी आपके इकोनॉमी में हमेशा चलती रहती है। सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। इसे 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है मार्केट एक्टिविटी और एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो ये जो मार्केट एक्टिविटी होता है वो उस एक्टिविटी को कहते हैं जिससे आपको सैलरी या प्रॉफिट मिलता है, जो आपके नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करती है, जैसे कि टीचर का सर्विस, डॉक्टर का सर्विस। इन्हें क्या मिलता है? इन्हें सैलरी या प्रॉफिट मिलती है और इनका इनकम आपके कंट्री के नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। पर दूसरी तरफ जो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है उससे आप किसी प्रॉफिट या सैलरी के लिए नहीं करते, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता और इसीलिए इसका वैल्यू नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं होता, जैसे हाउसवाइफ का सर्विस या फिर मदर का सर्विस जो फ्री ऑफ चार्ज होता है, जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता और ये नॉन मार्केट एक्टिविटी के कैटेगरी में आती है। अब हम देखेंगे कि ये जो विमेन्स है, आपने जब नॉन मार्केट एक्टिविटी देखा तो आपने देखा कि विमेन्स का वर्क जो होता है हाउसवाइफ का, मदर का, हालांकि वो बहुत मेहनत करती हैं पर उन्हें पेमेंट कुछ भी नहीं मिलता। मगर अगर वो नॉन मार्केट एक्टिविटी छोड़ करके मार्केट एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करती हैं, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो भी उन्हें पेमेंट उतना अच्छा नहीं दिया जाता। क्यों? विमेन्स ह्यूमन रिसोर्स को मैन ह्यूमन रिसोर्स के बराबर नहीं समझा जाता। क्यों उनको भी उतना ही पेमेंट नहीं दिया जाता? उसके रीजंस हम देखेंगे। ये इसलिए होता है कि ये जो हमारा हिस्टोरिकल एंड कल्चरल माइंडसेट है कि औरतों को उतने पैसे की जरूरत नहीं, या औरतों का काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं, या औरतें उतने अच्छे से कर नहीं सकती, इस तरह से कई लोगों की हिस्टोरिकल एंड कल्चरल माइंडसेट बनी हुई है, जिसको चेंज करना अभी तक मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोग बदल गए हैं मगर बहुत से लोग अभी भी इसी सोच से चलते हैं और इसीलिए जब एक ही तरह के जॉब के लिए मैन आते हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा पेमेंट मिल जाता है और विमेन्स आती हैं तो उन्हें थोड़ा कम पेमेंट दिया जाता है। दूसरा रीजन
क्यों औरतों को उतना पेमेंट वाला जॉब नहीं दिया जाता, उसका रीजन ये है कि बचपन से ही मैन के एजुकेशन में, मैन के हेल्थ में, मैन के स्किल डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मगर दूसरी तरफ जब वो ही इन्वेस्टमेंट गर्ल चाइल्ड के ऊपर करना होता है तो बहुत सारे पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं और वो उतना इन्वेस्टमेंट गर्ल चाइल्ड पे नहीं करते। और यही रीजन है, जब उन पे इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होता तो वो उतनी बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बन के उभर के नहीं आगे आ पाती और उनका पेमेंट भी फिर अल्टीमेटली कम हो जाता है। थर्ड रीजन है अनअवेयरनेस ऑफ विमेन, यानी कि औरतें भी इतनी जागरूक नहीं है कि वो अपने हक के लिए लड़ सके, वो भी अपने इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट डिमांड कर सके। जब आप खुद जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर सामने वाला आपको बेवकूफ बना सकता है और आपसे ज्यादा काम लेकर के आपको कम पेमेंट दे सकता है। तो ये भी एक रीजन है क्यों औरतों को उतना ज्यादा पैसा नहीं दिया जाता। फोर्थ रीजन कि क्यों विमेन्स को कम पैसा दिया जाता है वो ये है कि कई लोगों का मानना है कि फिजिकली मैन ज्यादा फिट होते हैं और विमेन्स कम फिट होती हैं, इसीलिए मैन को ज्यादा पैसा दिया जाए और विमेन्स को कम पैसा दिया जाए। तो ये भी एक रीजन माना जाता है कि क्यों हमारे देश में और बहुत सारी कंट्रीज में सेम वर्क के लिए, सेम अमाउंट ऑफ वर्क, सेम आवर ऑफ वर्क के लिए मैन को ज्यादा और विमेन्स को कम पेमेंट दिया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में इंसान का वैल्यू होता है। जैसे मैंने दिखाया आपको कि विमेन्स का वैल्यू कम किया जाता है, तो ये मार्केट वैल्यू डिसाइड कैसे होता है कि किस लेबर का ज्यादा मार्केट वैल्यू है और किस लेबर का कम मार्केट वैल्यू है। तो ये मार्केट वैल्यू एक्चुअली डिसाइड दो चीजों से होता है और दो चीजें ही आपके मार्केट में आपकी वैल्यू को बढ़ाती है। जब आपको जॉब दिया जाता है और सैलरी डिसाइड की जाती है तो पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाता है और फिर आपकी स्किल ट्रेनिंग देखी जाती है कि आपने कोई स्पेशल स्किल है कि नहीं, आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है या नहीं। तो इन दो बेसिस पे ही आपका एक्चुअली इनकम डिसाइड किया जाता है। तो क्यों एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है? तो एजुकेशन किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है? एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एजुकेशन के वजह से ही आप इतने एफिशिएंट बन जाते हैं कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हो। साथ ही एजुकेशन के कारण ही आप दूसरे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को हेल्प कर सकते हो। यानी कि अगर आप एजुकेटेड हो तो जो सोसाइटी में दूसरे लोग हो, अगर उनको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है तो आप उसको वो हेल्प दे सकते हो। थर्ड रीजन एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन से आप वर्क करोगे और सैलरी कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे और फाइनली आपका ये सैलरी और प्रॉफिट जीडीपी ऑफ कंट्री में ऐड हो जाएगा, कंट्री के जीडीपी में ऐड हो जाएगा और कंट्री का जीडीपी बढ़ जाएगा। तो किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो डेफिनेटली उसको एजुकेशन फील्ड में वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो टर्म जीडीपी यूज होता है उसका मतलब क्या होता है? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो जितने भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनका टोटल वैल्यू क्या है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। यानी एक साल में आपने अपने कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसका टोटल वैल्यू यानी उसकी प्राइजेस को इंक्लूड करके उनकी, तब आप उसको जीडीपी को सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस को वैल्यू को आप ऐड जब कर देते हैं तो आपको आपकी कंट्री का जीडीपी मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है तो गवर्नमेंट ने हमारे क्या स्टेप लिए हैं कंट्री के एजुकेशन के लिए। तो फर्स्ट स्टेप सर्व शिक्षा अभियान, जो कि स्टार्ट किया गया था 14 इयर्स तक के बच्चों के लिए और इसमें कहा गया था कि इन्हें 14 इयर्स तक फ्री एजुकेशन दिया जाएगा।
सेकेंड स्टेप गवर्नमेंट ने लिया नवोदय विद्यालय खोलकर, जो कि पुअर टैलेंटेड स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए है। यहाँ बहुत ही अच्छा एजुकेशन दिया जाता है उन गांव के बच्चों को जो कि गरीब हैं और अपनी पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। थर्ड, बहुत सारे गर्ल्स स्कूल खोले गए ताकि अगर किसी को ये ऑब्जेक्शन हो कि वो अपनी लड़कियों को लड़कों के स्कूल में या कोई एजुकेशन में नहीं भेजेंगे तो उनके लिए सेपरेट से गर्ल्स स्कूल खोले गए। नेक्स्ट, कई स्कॉलरशिप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाए और उन्हें पढ़ाया जाए। नेक्स्ट इस डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी हमारे कंट्री का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, आप घर में रह के ही पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको क्या होता है, कई बच्चे कुछ काम में लग जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली गरीब होती है तो वो स्कूल नहीं जा पाते। उनके लिए ये डिस्टेंस एजुकेशन खोला गया है ताकि वो खाली समय में पढ़ सके और एग्जाम देख करके क्वालिफाइड हो सके। एंड लास्ट कि बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी हमारे कंट्री में खोले गए हैं ताकि हायर एजुकेशन को भी बढ़ावा दे सके। तो ये आपके गवर्नमेंट के स्टेप्स थे एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स देख ले जो एजुकेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले कि एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है वो समय के साथ बढ़ रहा है। जब आप 1951 का डेटा देखोगे तो देखोगे कि सिर्फ 0.64% ही जीडीपी का 0.64% ही इन्वेस्ट किया गया था एजुकेशन पे, मगर 2013-14 में वो 0.64 से बढ़ के 3.3% हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे जीडीपी का लार्ज परसेंटेज आपका एजुकेशन के फील्ड में जाता है। सेकेंड, लिटरेसी रेट हमारी कंट्री में 18% से 74% तक बढ़ गई। अगर आप 1951 से 2011 का डेटा देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा आपका लिटरेसी रेट कंट्री में बढ़ गया है। जो मेल है उनकी लिटरेसी रेट फीमेल की लिटरेसी रेट से ज्यादा है क्योंकि हमारे कंट्री में आज भी थोड़ी इनइक्वालिटी है और मेल एजुकेशन में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए मेल का एजुकेशन जो परसेंटेज है, लिटरेसी परसेंटेज है, वो फीमेल के परसेंटेज से 16.6% ज्यादा है। साथ में आप अर्बन एरिया में ज्यादा लिटरेसी रेट पाओगे और रूरल एरिया में लिटरेसी रेट थोड़ा कम पाओगे। अर्बन एरिया का लिटरेसी रेट रूरल एरिया के लिटरेसी रेट से 16.1% ज्यादा है। ये जो लिटरेसी रेट है वो स्टेट से स्टेट में भी डिफर करती है, यानी कुछ स्टेट आपकी ज्यादा लिटरेट है और कुछ स्टेट आपकी कम लिटरेट है। जैसे आप केरला के किसी डिस्ट्रिक्ट को देखोगे तो वहां पे आपको 93.9% की भी लिटरेसी रेट मिल जाएगी, मगर दूसरी तरफ आप बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो वहां सिर्फ 63% लिटरेसी रेट मिलेगी। आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में त्रिपुरा भी काफी अच्छा कर रहा है एजुकेशन फील्ड में और उसकी भी लिटरेसी रेट काफी हाई है। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स थे एजुकेशन से रिलेटेड। तो अब हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तो जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक आपका लिटरेसी रेट और दूसरा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में देखेंगे जो कि हेल्थ पे डिपेंड करती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कौन कितने साल तक जिएगा। ऑन एन एवरेज आपकी कंट्री के लोग कितना जी रहे हैं वो आपकी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है और ये डायरेक्टली हेल्थ पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी अच्छी कंट्री का हेल्थ होगा उतनी ही ज्यादा कंट्री के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा। इसी बात को गवर्नमेंट ने रियलाइज किया और इसके लिए काफी स्टेप्स लिए, क्योंकि इंसान का हेल्थ एजुकेशन के बराबर ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत एजुकेटेड है भी और वो इतना बीमार है कि वो बेड पे पड़ा है और कुछ कर नहीं पा रहा तो उसका एजुकेशन वेस्ट हो जाएगा।
इसीलिए हेल्थ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कई हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी खोले हैं, कई मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किए हैं जिसमें डॉक्टर्स तैयार हो सके और कई कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो फ्री में हेल्थ चेकअप करती है लोगों की। ये सारी स्टेप आपके कंट्री के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ली गई है। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ने जो इतनी सारे स्टेप्स लिए हैं उन सारे स्टेप्स की वजह से हमें क्या रिजल्ट मिला। तो सबसे पहले जो इन्फेंट मोरालिटी रेट होती है, इन्फेंट मोरालिटी रेट यानी कि 1 ईयर से छोटे बच्चों की डेथ पहले हमारे कंट्री में बहुत होती थी। अब वो इन्फेंट मोरालिटी रेट यानी छोटे बच्चों की डेथ अब आपकी कम हो चुकी है बहुत हद तक। सेकेंड, ओवरऑल डेथ रेट भी हमारे कंट्री में पहले ज़्यादा था पर अब वो कम हो चुका है। एंड साथ में हमारी कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ कंट्री इंक्रीज हो चुकी है। तो ये हमारे गवर्नमेंट का सक्सेस है हेल्थ के फील्ड में। अब हम देखेंगे एक अलग सा टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होता है जहाँ पे सामने वाला काम करने के लिए तो रेडी होता है उसी रेट पे जो कि मार्केट में चल रहा है, मगर उसे जॉब नहीं मिल पाती। ये प्रॉब्लम आपका 15 to 59 ईयर्स के लोगों के बीच में आता है, क्योंकि 15 ईयर्स से छोटे तो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं और 59 ईयर्स के बाद जनरली लोग आपके रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ये 15 to 59 ईयर्स के एज में आता है। अनएम्प्लॉयमेंट आपके कई टाइप्स के होते हैं जिसमें आपका पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड वन इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो फर्स्ट 2 अनएम्प्लॉयमेंट है सीजनल एंड डिसगाइज्ड, ये आपका रूरल एरिया यानी गाँव में मिलता है, और जो आपका थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका अर्बन एरिया में मिलता है। तो देखते हैं इन्हें एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होता है जब क्रॉपिंग सीजन में तो फार्मर काम कर रहे होते हैं, मगर जो नॉन क्रॉपिंग सीजन होता है उसमें वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो ये रीजन क्या है इसका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का? इसका रीजन है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी या लैक ऑफ फंड एटसेट्रा। क्योंकि अगर आपके देश के फार्मर के पास इरिगेशन फैसिलिटी होती तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकता, एक ही सीजन में नहीं कई सीजन में वो अपने क्रॉप को ग्रो कर सकता था। जैसे वो रबी सीजन में भी ग्रो कर सकता है, खरीफ सीजन में भी क्रॉप ग्रो कर सकता है, और इन बिटवीन दिस 2 जो शॉर्ट सा पीरियड होता है अक्टूबर टू दिसंबर, उसमें भी वो कुछ क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है अगर उसके पास अच्छे से इरिगेशन फैसिलिटी हो, फंड हो। मगर अनफॉर्चुनेटली इतना फंड एंड इरिगेशन फैसिलिटी हमारे फार्मर्स के पास नहीं होती, इसीलिए वो एक क्रॉपिंग सीजन करके बाकी के सीजन्स में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सेकेंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि आपको रूरल एरिया में देखने को मिलेगी। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें आदमी दिखता तो है कि वो एम्प्लॉयड है, वो लगता है कि वो जॉब कर रहा है, मगर रियलिटी में वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के जो एक्टिविटी चल रही है उसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर उसे वहाँ से हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे बस वो दिखेगा कि आपको वो काम कर रहा है, मगर रियलिटी में वो काम नहीं कर रहा। मान लो कि गांव में एक खेत है, उस खेत में सिर्फ 4 लोगों को काम करने की जरूरत है, पर क्योंकि आप उनकी फैमिली में 6 लोग हैं और 6 के 6 के लोगों के पास कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं है और वो कोई कहीं और जाके काम नहीं कर सकते, तो हालांकि तो जरूरत सिर्फ 4 की है, मगर उसमें 6 के 6 काम करने लग जाते हैं। तो ऐसा देखने में लगता है कि वो 6 के 6 काम कर रहे हैं, पर रियलिटी में
उन 6 में से 2 लोग सिर्फ देखने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उस खेत में सिर्फ 4 लोगों की जरूरत थी और इन 2 के एक्स्ट्रा लग जाने के बाद भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता, प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहता है। तो इस तरह का जो सिचुएशन हमारे कंट्री के एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट ही है। ये कहलाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम थर्ड कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, जो कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है और ये अर्बन एरिया में मिलता है और इसे कहते हैं एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में आप देखते हो कि जो एडुकेटेड एंड स्किल्ड लोग होते हैं वो काम करने के लिए तो रेडी होते हैं और वो गिवन वेजेस में जो मार्केट में चल रहा है उसमें काम करने को रेडी हैं, मगर उन्हें कोई जॉब अर्बन एरिया में मिलता नहीं है। और क्योंकि ये एडुकेटेड लोग हैं, जॉब खोज रहे हैं और इन्हें जॉब मिल नहीं रहा, इसीलिए कहा जाता है इसको एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपकी 3 कैटेगरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी। अब हम देखते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को हम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसके वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी कंट्री में। तो इससे क्या होता है, जो मैन पावर है वो वेस्ट होने लगता है, जो कंट्री की प्रॉपर्टी है वो लाइबिलिटीज बन जाती है, जिससे कंट्री का जो ये एडुकेटेड लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, वो एक्चुअली कंट्री का प्रॉपर्टी बन सकते थे, मगर वो एक तरह से कंट्री के लिए बर्डन बन जाते हैं क्योंकि उन बेचारों के पास कोई जॉब नहीं रहती। दूसरा, इसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है तो उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज हो जाता है। मान लो कि किसी फैमिली में सिर्फ 4 लोगों को कमाना चाहिए मगर सिर्फ 2 लोगों को जॉब मिला है और 2 लोगों को जॉब नहीं मिला है, तो ये 4 लोगों को का खर्चा, इन बाकी के लोगों का खर्चा भी उन 2 लोगों को उठाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इन जो कमाने वाले लोग हैं उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा और जितना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस घर का हो सकता था उतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस घर का नहीं हो पाएगा। दूसरा, इसके कारण होपलेसनेस, निराशा की भावना बढ़ जाती है लोगों के बीच में और फिर क्राइम भी बढ़ जाता है सोसाइटी में, क्योंकि अगर जॉब नहीं मिला, पैसा नहीं मिला तो लोग आपकी चोरी करना या गलत काम में लगना शुरू कर देते हैं। और इसी के वजह से जो पब्लिक होती है कभी कभी फोर्स हो जाती है कि वो छोटे मोटे कोई भी दूसरे काम करने लगे। तो ये आपके अनएम्प्लॉयमेंट का बैड इफेक्ट है। किसी भी कंट्री को चाहिए कि वो अपने कंट्री को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके और उसे जॉब दे करके उस रिसोर्स को यूज कर सके, तभी कोई कंट्री डेवलप हो सकती है। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। Thanks for watching. If you like my channel, do subscribe MP Social View. Thank you students and happy learning.